हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। अब एज सच मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर तुम्हारे जेई के सिलेबस में नहीं है। फिर भी जेई 2016 में जो डबल डिस्क वाला प्रॉब्लम आया था, जो कि जेई की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर की नॉलेज होना जरूरी है। अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर की नॉलेज नहीं होगी तो तुम वो एंगुलर मोमेंटम वाला जो पार्ट है ना, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलो चालू करते हैं। तो तुम देखो, एक तुम्हें ये रिजिड बॉडी दिख रही होगी। तो ये अपने पास रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी है ना, वो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट है ना प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो लेट सपोज मैं एंगुलर वेलोसिटी है ना वो ओमेगा मान लेता हूँ। तो ये मैंने ओमेगा मान ली है। अब तुम देखो, तुम्हें तीन एक्सिस दिख रही होंगी। एक ये जिसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, एक ये जिसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा, एक ये जिसको मैं जेड एक्सिस बोलूंगा। तो इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने जेड एक्सिस बोल दिया। जहां पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैं पॉइंट ओ बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स ये बात है कि ये जो तीनों एक्सिस होंगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। अब तुम देखो, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है। मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो पॉइंट ओ के अबाउट कितना होगा। तो उसको मैं ये लिख रहा हूँ। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ओ। तो अपन को ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैंने एक एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर करा जिसका मास मैं डीएम लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंट्री पार्टिकल का ना एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूंगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो उसको मैं डीएल वेक्टर बोल रहा हूँ। तो डीएल वेक्टर में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल कर क्या रहा है। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अभी जो सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा है ना, तो जिस रेडियस में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो रेडियस अपने ये वाली लाइन की लेंथ के बराबर होगी। और ये वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो इसको मैं आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। अब मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, तुम देखो, ये मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ। तो ये आर वेक्टर क्या है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। सही है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो जिसको मैं वी वेक्टर बोल रहा हूँ। तो वी वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, तो मेरे हिसाब से उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सही है। और ये वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या होगा, सिंपली वो तुम्हारे पास होगा ओमेगा आर परपेंडिकुलर के बराबर। बहुत बेसिक सी बात है, सर्कुलर मोशन में तुम्हें बताई हुई जाती है। सही है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब तुम देखो, मेरे को क्या लिखना है, उस एलिमेंट्री पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट ओ के अबाउट, जिसको मैंने क्या बोला है, डीएल वेक्टर बोला है। तो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा कि उस एलिमेंट्री पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा पॉइंट ओ के अबाउट, जो कि क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। और इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा किसके साथ, उसके लीनियर मोमेंटम वेक्टर के साथ, जो कि क्या हो जाएगा, डीएम वी वेक्टर। तो अपने पास जो डीएल वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर वेक्टर क्रॉस डीएम वी वेक्टर। और वी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सही है। तो यहां पर तुम देखो, डीएम को मैं बाहर निकाल रहा हूं।
तो अंदर क्या बच जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब बेसिकली तुम्हारे मैथमेटिक्स में एक क्लास 12th में एक चैप्टर होता है वेक्टर नाम का, तो उसमें एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है। तुम देखो, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो एक फार्मूला होता है, वो होता है अपने पास। तो पहले तो तुम फर्स्ट वेक्टर को पकड़ो जो कि ए वेक्टर, उसका तुम डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, थर्ड वेक्टर के साथ जो कि ये सी वेक्टर, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, सेकंड वेक्टर के साथ जो कि ये बी वेक्टर, माइनस दोबारा फर्स्ट वेक्टर पकड़ो जो कि ये ए वेक्टर, उसका तुम डॉट प्रोडक्ट करो सेकंड वेक्टर के साथ जो कि ये बी वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड वेक्टर के साथ जो कि ये सी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है जो तुम्हें क्लास 12th में वेक्टर नामक चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तब तुम देखो इधर, अगर मैं डीएल वेक्टर को लिखना चाहूँ तो उसको क्या लिखूंगा मैं, तो डीएम तो एज इट इज ये आ जाएगा अपने पास, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। बस वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब तुम देखो यहाँ पर ये आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर अपने पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलर वे में ओमेगा वेक्टर क्या है अपने पास, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। ठीक है। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर किसके बराबर होगा, तो ये आर स्क्वायर के बराबर होगा जो कि किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होगा। और ये आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर किसके बराबर होगा, तो मेरे हिसाब से होगा एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड। ठीक है। अगर मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिजिड बॉडी का पॉइंट ओ के अबाउट, तो जिसको मैं एल वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ये एल वेक्टर क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वेक्टर के बराबर होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो ऐसे कुछ लिखूंगा मैं। ठीक है। अब मैं ये एल वेक्टर को बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब LHS में जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है और RHS में जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। LHS में जो जे कैप का जो कोफिशिएंट है और RHS में जो जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। LHS में जो के कैप का जो कोफिशिएंट है और RHS में जो के कैप का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर ये आर स्क्वायर स्केलर है और ये आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर भी स्केलर है। वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, एक तो ये ओमेगा वेक्टर है और एक ये आर वेक्टर है। तो ये ओमेगा वेक्टर में आई के वाला कंपोनेंट क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से वो ओमेगा एक्स आएगा, और ये आर वेक्टर में आई के वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर मैं आई के वाला जो कंपोनेंट है वो LHS में और RHS में कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, तो एल एक्स बराबर आएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यह आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू एक्स। तो ऐसा कुछ आ रहा है, देख सकते हो। सिमिलर वे में एल बाई कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू वाई। और एल जेड कितना आ रहा है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा जेड माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू जेड। तो ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास एल जेड। अब तुम देखो, मैं एल एक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एल एक्स क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, अंदर अपने पास है आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इंटू एक्स।
ठीक है। तो आर स्क्वायर और आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। तो अपने पास जो एल एक्स आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड, सही है, इंटू एक्स। तो ऐसा कुछ आ रहा है ये। यहाँ पर अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, डी एम इंटू ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस जेड स्क्वायर ओमेगा एक्स, ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जेड ओमेगा जेड। तो ऐसा कुछ आ रहा है ये, तुम देख सकते हो ये वाला और ये वाला टर्म कट गया है। तो अपने पास एल एक्स की वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, अंदर में है बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा एक्स माइनस ये आ जाएगा फिर अपने पास क्या, एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जेड ओमेगा जेड। तो ऐसा कुछ आ रहा है देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स माइनस यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स जेड ओमेगा जेड। यहाँ पर तुम देखो भाई, तुम्हारा जो ओमेगा होगा वो ऐसा मान सकते हो तो कि तुम्हारा जो ओमेगा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है तुम्हारा, या छोड़ो अभी तुम देखो यहाँ पर एक तरीके से मैं इस ओमेगा एक्स को, ओमेगा वाई को और ओमेगा जेड को एक तरीके से मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्योंकि मेरे को तो बस एंगुलर मोमेंटम लिखना है। मतलब किसी इंस्टेंट पर मेरे रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो ओमेगा वेक्टर है। तो एक तरीके से ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तो हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए सेम ही होगा ना। तुम देखो, तुम समझ रहे हो, तुम्हारा हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए जो ओमेगा वेक्टर है वो सेम होगा, ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो एक तरीके से हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड सेम होगा। तो अगर ऐसा है तो एक तरीके से कांस्टेंट होगा, ये जो अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म करें ना तो इसके लिए कांस्टेंट होगा ये जो अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ओमेगा वाई कांस्टेंट होगा, ये जो अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें ये ओमेगा जेड कांस्टेंट होगा। आ रहा है तुम्हें समझ, क्योंकि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए जो ओमेगा वेक्टर है वो सेम है। तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर मैं एल एक्स को लिख सकता हूँ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि हर एक के लिए सेम है। सिमिलर वे में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स वाई और यहाँ पर मैंने ओमेगा वाई को बाहर निकाल लिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स जेड और यहाँ पर मैंने ओमेगा जेड को बाहर निकाल लिया, सही है। तो ऐसा कुछ आ रहा है ये। सिमिलर वे में जो तुम्हारा एल वाई आएगा वो क्या आएगा, सेम लॉजिक है बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाहर क्या आना चाहिए अपने पास, मेरे हिसाब से आना चाहिए ओमेगा वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई एक्स और बाहर क्या आना चाहिए ओमेगा एक्स आना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई जेड और बाहर क्या आना चाहिए ओमेगा जेड आना चाहिए। अगर मैं अब एल जेड लिखूँ तो एल जेड क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर आ जाएगा अपने पास ओमेगा जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये आ जाएगा अपने पास क्या जेड एक्स और बाहर आ जाएगा ओमेगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये आ जाएगा जेड वाई और बाहर आ जाएगा ओमेगा वाई, ठीक है। तो ये अपने पास एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू है। अब तुम देखो इधर,
अब इस चीज को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एलएचएस में एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो एल एक्स, एल वाई और एल जेड मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आरएचएस में एक तो बड़ा वाला 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा और एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो इस कॉलम मैट्रिक्स में तो अपन लिखेंगे बेसिकली ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। और ये 3x3 वाला जो बड़ा मैट्रिक्स होगा इसमें क्या लिखेंगे अपन, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स वाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स जेड, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई एक्स, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई जेड, फिर आएगा अपने पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड एक्स, फिर आएगा अपने पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड वाई, फिर आएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, तो ऐसा कुछ बन रहा है ये। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, कौन सी वाली चीज़, ये जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा एल वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर, और ये वाला जो 3x3 का जो मैट्रिक्स है ना ये अपने पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले तो आई बनाओ और ऊपर एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसा है। तो अपने पास जो एल वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर इनटू ओमेगा वेक्टर के बराबर होगा। तो ये अपने पास करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, किसके ऊपर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर के ऊपर। तो उससे पहले तुम देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल को कंसिडर करूंगा जिसका मास मैं डीएम लिखूंगा, और इस एलिमेंट्री पार्टिकल का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, लेट सपोज आर परपेंडिकुलर है, तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डीएम आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। सही। तो अब तुम देखो, जैसे वही केस अपन ले लेते हैं कि ये अपने पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये अपने पास 3 एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, और ये अपनी जेड एक्सिस हो गई। मैं एक पॉइंट ले रहा हूं और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है अपने पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट का ना एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो अपने पास ये x कॉमा 0 कॉमा 0। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो लेंथ आएगी वो अपने पास आएगी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आना चाहिए अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलर वे में इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मेरे हिसाब से इस पॉइंट पी का जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना होगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो क्या होगा, तो उसको क्या लिखोगे तुम। सो सबसे पहले तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तुम एक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या लिखोगे तुम डी आई,
तो उसकी वैल्यू होगी मेरे हिसाब से dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा मेरे हिसाब से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ आई एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो अपने पास पहला वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना वो आई एक्स एक्स है, तो सिमिलर वे में ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आई वाई वाई, ये वाला टर्म हो जाएगा आई जेड जेड। आ रहा समझ में? तो सिमिलर वे में अपने पास जो आई वाई वाई है वो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आई जेड जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आई एक्स एक्स, ये आई वाई वाई और ये आई जेड जेड। और ये जो लिखे हुए ना क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई जेड, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये और ये, तो ये तीनों होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्या होते हैं ये? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आई एक्स वाई से या फिर आई वाई एक्स से, दोनों सेम चीज ही है, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स जेड से या फिर आई जेड एक्स से। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई वाई जेड से या फिर आई जेड वाई से। सही है। अब तुम देखो इधर, तो अपन के पास जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर का जो फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास, तो ये अपने पास था। तो बड़ा सारा 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर क्या रहता, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पर आ रहा था मेरे हिसाब से एक्स वाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहाँ पर आ रहा था एक्स जेड, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहाँ पर आएगा मेरे हिसाब से वाई एक्स, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, फिर आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई जेड, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड एक्स, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड वाई, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम देखो ये अपने पास हो जाएगा आई एक्स एक्स, ये अपने पास हो जाएगा आई एक्स वाई, ये अपने पास हो जाएगा आई एक्स जेड। सही है। फिर ये अपने पास हो जाएगा आई वाई एक्स, फिर ये अपने पास हो जाएगा आई वाई वाई, और ये अपने पास हो जाएगा आई वाई जेड, ये अपने पास हो जाएगा आई जेड एक्स, ये अपने पास हो जाएगा आई जेड वाई, और ये अपने पास हो जाएगा आई जेड जेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड, फिर आई वाई एक्स, फिर आई वाई वाई, फिर आई वाई जेड, फिर आई जेड एक्स, फिर आई जेड वाई, फिर आई जेड जेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, आई एज अ टेंसर इंटू ओमेगा वेक्टर। सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब, और ये नहीं पढ़ाया जाता है जहां तक मुझे पता है। अब इसमें तुम देखो
ये जो तुम्हारा एल वेक्टर है ना और ये जो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर है, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों का जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। जनरल अगर मैं बात करूं तो एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं होता। तो इन जनरल एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन इज नॉट सेम। चलो इसको एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये वो अपनी रिजिड बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट है ना पेयर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो मेरा ओमेगा एक्स होगा वो 0 होगा, ओमेगा वाई मेरे को ओमेगा दे रखा है, और ओमेगा जेड भी मेरा 0 होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस रिजिड बॉडी का है ना एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट ओ के अबाउट। तो कैसे लिखूंगा मैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेसिकली। ठीक है, तो ये अपने पास होगा बेसिकली एल एक्स, एल वाई और एल जेड। ये अपने पास क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। सही है, फिर आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, फिर आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। ठीक है, फिर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा एक्स, फिर आएगा ओमेगा वाई और फिर आएगा ओमेगा जेड। मुझे पता है कि ओमेगा एक्स 0 है, ओमेगा जेड भी 0 है, और ओमेगा वाई किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो अगर मैं करके देखूं, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का और इस वाले मैट्रिक्स का बेसिकली मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से ये आएगा ओमेगा आई एक्स वाई, और ये आएगा ओमेगा आई वाई वाई, और ये आएगा ओमेगा आई जेड वाई। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा। तो अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो मेरे हिसाब से एल एक्स आ रहा है अपने पास है ओमेगा आई एक्स वाई, एल वाई अपने पास आ रहा है ओमेगा आई वाई वाई, एल जेड अपने पास आ रहा है ओमेगा आई जेड वाई। तो अपने पास जो एल वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। किसके बराबर आ रहा है ये आ रहा है अपने पास है ओमेगा आई एक्स वाई आई कैप प्लस ओमेगा आई वाई वाई जे कैप प्लस ओमेगा आई जेड वाई के कैप। तो यहाँ से तो मेरे को पता चल रहा है कि जो मेरा एल वेक्टर है वो आई कैप में भी है, वो जे कैप में भी है, वो के कैप में भी है, और जो मेरा ओमेगा वेक्टर था वो सिंपली मेरा बस जे कैप में था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन इज नॉट सेम। सही है, ये सेम कब होगा, ये सेम जब होगा जब तुम्हारा आई एक्स वाई और आई जेड वाई तुम्हारा 0 के बराबर हो। मतलब कुछ स्पेशल केस में जब तुम्हारा ये आई एक्स वाई, कौन सा ये आई एक्स वाई और ये आई जेड वाई जब तुम्हारा ये 0 के बराबर होगा, तो जब तुम्हारा ये एल वेक्टर केवल जे कैप के अलाउ होगा, और उस वाले केस में तुम बोल सकते हो कि एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो कुछ स्पेशल केस में ही होगा ऐसा। जो तुम पढ़ते हो ना ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला जो तुम पढ़ते हो, ये वाला कौन सा, मैं इधर लिख देता हूं, एल एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो तुम।
जो तुम पढ़ते हो ना L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो वो बेसिकली एक्सिस के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम लिखते हो। तो यहाँ पर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एक्सिस के अबाउट, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, तो यहाँ पर उसको तुम सिंपली लिखोगे आई वाई वाई इंटू ओमेगा। भाई तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, बस सिंपली। आ रहा है समझ तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर ऐसे करोगे तो यहाँ पर ये तो सही है बीबी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो ये पॉइंट ओ के अबाउट पूछा था। किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना और किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना दोनों अलग अलग चीज होती है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड है? जब तुम्हारी रिजिड बॉडी क्या कर रही हो, प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही हो, या कुछ भी बोल सकते हो, मतलब प्योरली रोटेट करे। रिजिड बॉडी केवल प्योरली रोटेट करे, ये हरदम वैलिड है कि एल एक्सेस इज इक्वल टू आई एक्सेस इंटू ओमेगा। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक पॉइंट के अबाउट लिखा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं हैं। अब मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो तुम देखो, जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर है, उसको अपन कैसे लिखते हैं? बेसिकली 3x3 वाले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, फिर आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, फिर आई जेड एक्स, आई जेड वाई, फिर आई जेड जेड। सो ऐसे इसको अपन 3x3 मैट्रिक्स की वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, और ये आई जेड जेड है, ये अपनी डायगनल वाली टर्म्स हैं। और ये आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स और आई जेड वाई, ये सब के अपनी ऑफ डायगनल वाली टर्म्स हैं। तो तुम देखो, मैं एक थ्योरम बताने जा रहा हूं तुम्हें। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो तो मैं बाद में लिखवा दूंगा। वो थ्योरम क्या है वो मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। तो जैसे सपोज अपने पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये अपने पास कोई रिजिड बॉडी है। मैं इस रिजिड बॉडी में कोई पॉइंट पकड़ रहा हूँ, पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये अपने पास रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, पॉइंट ओ। अब इस पॉइंट ओ से मैं ऐसी 3 एक्सिस चूज करूंगा जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, उनके अबाउट ये जितनी भी ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स हैं, मतलब जिसमें भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है, वो जीरो हो जाए। तो मैं ऐसी 3 एक्सिस चूज करूंगा। ठीक है, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया, इसको मैंने जेड बोल दिया। ये वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली एक्सिस नहीं है। ठीक है, ये कैसी हो सकती है? ये ऐसी हो सकती है, देखो तुम, ये अपनी एक्स, ये अपनी वाई और जेड तुम्हारी बाहर की तरफ आती हुई। ठीक है, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए और ये पॉइंट ओ से पास करनी चाहिए। और इन एक्सिस के अबाउट जितने भी अपने पास ये ऑफ डायगोनल वाले टर्म्स हैं जिनमें भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे जीरो हो जाए। तो मतलब ये मैंने कुछ ऐसे चूज करा है, मतलब मैंने एक्स वाई एंड जेड, इनको मैंने कुछ ऐसे चूज करा है। दीज आर सेट ऑफ एक्सिस for which all the off diagonal terms become zero। मतलब
आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड एक्स और आई जेड वाई, ये सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे इन तीन एक्सिस को चूज कर रहा हूं। तो मतलब जो मेरा ये 3x3 वाला जो मैट्रिक्स है ना, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल इसमें, आई एक्स एक्स जीरो जीरो जीरो, आई वाई वाई जीरो जीरो जीरो, आई जेड जेड। तो केवल अब डायगोनल वाली टर्म्स बचेंगी, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मतलब जो मेरा ये मैट्रिक्स है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स में, मतलब जिसमें केवल ये डायगोनल वाली टर्म्स ही होती है, बाकी ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स सब जीरो हो जाती है। तो ऐसी सेट ऑफ एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, तो ऐसी सेट ऑफ एक्सिस को बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा 3x3 वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो मैट्रिक्स का फॉर्म है, वो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल डायगोनल वाली टर्म्स बचेंगी, ऑफ डायगोनल वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स इन्वॉल्व है ना, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो अब तुम देखो, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को पहचानते कैसे हैं, तो अब तुम देखो, मैं जे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तुम सबसे पहले तो एक ऐसी एक्सिस ढूंढो जो कि सिमेट्रिक एक्सिस हो। सबसे पहले तुम्हें क्या ढूंढना है, सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढनी है। ठीक है, जो कि पॉइंट ओ से पास कर रही हो, विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिक एक्सिस होगी ना तुम्हारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होना जरूरी है, ये होता है। ठीक है, तो मुझे सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढने में कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जैसे सपोज ये मेरे पास रिंग है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, तो मेरे हिसाब से ये वाली जो एक्सिस है वो अपनी सिमेट्रिक एक्सिस होगी, तुम देख सकते हो। सही है, जैसे सपोज ये अपने पास रॉड है, ठीक है, ये अपने पास वो पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से ये मेरी सिमेट्रिक एक्सिस होगी। मैं इसको भी सिमेट्रिक एक्सिस बोल सकता हूं। तुम देखो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो मास है ना, वो सेम तरीके से होना चाहिए। जैसे इस वाले केस में ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम तरीके से मास है, इस वाले केस में इधर और इधर बिल्कुल सेम तरीके से मास है, इस वाले केस में इधर और इधर बिल्कुल सेम तरीके से मास है, बिल्कुल बॉडी को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। तो जितनी भी सिमेट्रिक एक्सिस होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी होंगी अपने पास, वो जो तीन प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो तीनों क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो एक मेरे को पता चल गया, तो बाकी दो क्या हो जाएंगी, उस एक्सिस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो रेस्ट टू एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर to the axis which we have found। मतलब मेरे को एक पता चल गई कि मेरी जो सिमेट्रिक एक्सिस है वो कौन सी है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी की जो तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना, जो अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढी है सिमेट्रिक एक्सिस की मदद से, तो बाकी की जो दो है ना, वो उसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, वो अपन पता लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और चीज लिखने जा रहा हूं कि ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस।
but all principal axes are not symmetric axis। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जितनी भी सिमेट्रिक एक्सेस होती है ना वो प्रिंसिपल एक्सेस होती हैं, लेकिन जितनी भी प्रिंसिपल एक्सेस होती है ना वो सिमेट्रिक एक्सेस होना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई बात। अब तुम देखो इससे फायदा क्या होगा। जैसे अपने पास ये रिजिड बॉडी है, ये अपने पास रिजिड बॉडी है, और ये जो रिजिड बॉडी है ना वो इस एक्सिस के अबाउट है ना प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो लेट सपोज जो एंगुलर वेलोसिटी ना वो अपने पास क्या है, ओमेगा है। अब मेरे को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट ओ के अबाउट इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसी सेट ऑफ एक्सिस ढूंढूंगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होंगी और उनके अबाउट जितने भी अपने पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली जो टर्म्स है ना वो जीरो हो जाएगी। तो तुम देखो जो मेरा ये एल वेक्टर जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, वो होता है अपने पास आई एज अ टेंसर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो एल वेक्टर मतलब क्या है बेसिकली मेरे पास एल एक्स, एल वाई, एल जेड। और अगर मैंने ये सेट ऑफ एक्सिस ऐसे चूज करी है जिनके अबाउट ऑफ डायगोनल वाली टर्म्स जीरो हो जाए, तो मतलब ये तो आई एक्स एक्स, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आई वाई वाई, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आई जेड जेड। तो ये मैंने जो तीन एक्सिस चूज करी ना तो ये तीनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, पॉइंट ओ से पास करेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरे को ढूंढनी है। तो आई एक्सिस क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई वाई भी क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई जेड जेड क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई। और ये ओमेगा वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो ये मेरा बनेगा ना वो क्या बनेगा, तो मेरे हिसाब से एल एक्स, एल वाई और एल जेड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, आई जेड जेड ओमेगा जेड। तो मेरे हिसाब से ये जो अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो जो अपने पास एल वेक्टर होगा वो क्या होगा बेसिकली एल एक्स एक्स कैप प्लस एल वाई वाई कैप प्लस एल जेड जेड कैप। मैं अभी बोल रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। तो अब इसके अबाउट जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होगा ना वो आई कैप नहीं होगा, इसके अबाउट जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होगा ना वो जे कैप नहीं होगा, इसके अबाउट जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो के कैप नहीं होगा। तो इसके अबाउट जो यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ ना मैं एक्स कैप लिख रहा हूँ, इसके अबाउट यूनिट वेक्टर वाई कैप लिख रहा हूँ, इसके अबाउट यूनिट वेक्टर मैं जेड कैप लिख रहा हूँ। तो ये अपने पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स एक्स कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई वाई कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड जेड कैप। तो ये अपने पास एल वेक्टर आ रहा है। ठीक है। और अगर मेरे को ये लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो ये लिखूंगा मैं हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई वाई ओमेगा वाई का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये अपना जो पॉइंट ओ है ना ये बेसिकली उस एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारी ये रिजिड बॉडी है ना वो प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट ओ है ना ये बेसिकली बस रोटेट कर रहा है, ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बस रोटेट कर रहा है। और बेसिकली मैंने बता दिया था तुम्हें कि पॉइंट कभी भी रोटेट नहीं करता है। अगर उस पॉइंट के साथ तुम एक्सिस अटैच कर दो, मतलब कहीं ऑब्जर्वर अटैच कर दो तो वो रोटेट करेगा। तो मैं तो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट बेसिकली कंप्लीटली एट रेस्ट रहेगा ऐसा मैं मानूंगा।
और इसको मैंने समझाया है, वो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि रोटेटरी फ्रेम में अपन सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो वहां पर मैंने ट्रांसलेटरी फ्रेम और रोटेटरी फ्रेम के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो वहां पर मैंने समझाया कि पॉइंट को अपन के रोटेटरी फ्रेम नहीं मान सकते, केवल वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट तो कर नहीं पाएगा, इसकी लोकेशन तो फिक्स है, तो ये कंप्लीटली एट रेस्ट मानेंगे अपन। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बोलो, या काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम बोलो, एक ही बात है ना। तो ग्राउंड फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी। बस सेट ऑफ एक्सिस जो तुम्हें चूज करनी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस चूज करनी है ताकि तुम ये सब चीजें अप्लाई कर सको। अब अपन है ना इस चीज को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि अपन को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझ आए। तो तुम देखो, तुम्हें एक रॉड दिख रही होगी, और ये जो रॉड है ना वो बेसिकली यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है, मतलब बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास पाया जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि मास अपना m के बराबर है और लेंथ अपना l के बराबर है। और ये जो रॉड है ना वो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम वाला मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे। सही है, तुम्हें कोनिकल पेंडुलम वाले मोशन का आइडिया तो होगा ही। और ये जो रॉड है ना वो वर्टिकल के साथ जो हरदम एंगल मेंटेन कर रहा है वो थीटा का है, और इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तुम्हारा ओमेगा है, और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अपन दो मेथड से करेंगे। एक तो अपना नॉर्मल वाला मेथड जो तुम्हें भी आता होगा, और एक अपन इससे करेंगे ये जो भी अपन ने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल वाले मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एलिमेंटल मास कंसिडर करूंगा। तो कैसे कंसिडर करूंगा बताता हूं। तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर मैं एक dx का कट लगाऊंगा, ठीक है। इस एलिमेंटल मास की वैल्यू मैं dm लिख रहा हूं, और dm की वैल्यू कितनी होगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इस एलिमेंटल मास का लेंथ जो कि कितना है dx है। ये एलिमेंटल मास कर क्या रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इस रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये रेडियस किसके बराबर होगा, ये रेडियस तुम्हारा ये वाली लाइन की लेंथ के बराबर होगा, और ये कितना लिखूंगा मैं, ये x sin थीटा लिखूंगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एलिमेंटल मास का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, तो वेलोसिटी तुम्हारा अंदर की तरफ होगा, जो कि कितना होगा अपने पास, मेरे हिसाब से इसको लिख सकते हो तुम ओमेगा x sin थीटा। सही है। अब मेरे को इस एलिमेंटल मास का क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट ओ के अबाउट, तो जिसको मैं dl वेक्टर बोल रहा हूँ। तो dl वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तो सबसे पहले तो तुम लिखो कि इस एलिमेंटल मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो बेसिकली कुछ ऐसा, तो ये अपने पास ये r वेक्टर हो गया, इसका क्रॉस करो इस एलिमेंटल मास के लीनियर मोमेंटम वेक्टर के साथ, जिसको मैं dp वेक्टर बोल रहा हूँ। तुम्हारा dp वेक्टर और जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है ना इस एलिमेंटल मास का, वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो अब तुम देखो r वेक्टर तुम्हारा कुछ ऐसा, dp वेक्टर तुम्हारा अंदर की तरफ। तो जब तुम ये r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर करोगे ना, तो जो तुम्हारा डायरेक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा। तो dl वेक्टर तुम्हारा कुछ इस तरफ आएगा। तुम देखो हर एक एलिमेंटल मास के लिए, चाहे ये वाला एलिमेंटल मास लो, तो इसके लिए r वेक्टर कुछ ऐसे, dp वेक्टर अंदर की तरफ, तो dl वेक्टर कुछ ऐसे आएगा। तो हर एक dl वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। तो अगर यहाँ पर तुम्हें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, तो यहाँ पर तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा वेक्टर समेशन है वो स्केलर समेशन बन जाएगा, और डायरेक्शन तुम्हें पता है कि डायरेक्शन की तरह है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ। अब तुम देखो यहाँ पर ये जो r वेक्टर है वो तुम्हारा इस स्क्रीन के प्लेन में है, और जो तुम्हारा ये dp वेक्टर है वो स्क्रीन के प्लेन के अंदर है। तो ये दोनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बस मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, r dp sin 90। r की जगह क्या जाएगा, x आ जाएगा, dp की जगह क्या जाएगा, dm इंटू वी आ जाएगा, इंटू साइन 90 जो कि 1 के बराबर ही है। x इंटू dm की जगह क्या जाएगा, m बाय l इंटू डी एक्स, और
v की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा एक्स साइन थीटा। यहाँ पर तुम देखो m ओमेगा साइन थीटा बाय l, ये सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स तुम्हारा वेरी करेगा बेसिकली 0 से लेकर l तक। तो तुम देखोगे ये क्या आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा m l स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आ रहा है इस रॉड का पॉइंट ओ के अबाउट। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जो तुम्हारा एल वेक्टर है वो तुम्हारा कुछ ऐसे है, और तुम्हारा जो ओमेगा वेक्टर है वो तुम्हारा कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है। हेयर एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई। अब तुम देखो ये तो अपने पास मेथड 1 था, अब इसको अपन मेथड 2 से करते हैं। अब सबसे पहले तो तुम्हें सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो कि तुम्हारे पॉइंट ओ से पास कर रही हो। तो तुम देखो मैं बना रहा हूँ सिमेट्रिक एक्सिस, ध्यान से देखना। ये तुम्हारी सिमेट्रिक एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो मास है ना वो सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हें समझ आ रहा होगा देख के। तो ये सिमेट्रिक एक्सिस अपनी कौन सी एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और बाकी की जो दो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। सही है। तो मैं मान लेता हूं कि एक अपनी उसमें से ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर है, और एक बेसिकली बाहर की तरफ आ रही है। तो एक बेसिकली तुम्हारे बाहर की तरफ आ रही है, यहां पे बना लेता हूं इसे। ठीक है, ये तुम्हारी बाहर की तरफ आ रही है। 3 एक्सिस हो गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी बाहर की तरफ आती हुई। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोल देता हूं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इसमें, कि इसके अलोंग अपने पास जो यूनिट वेक्टर है ना वो अल्फा कैप है। इसके अलोंग जो अपने पास यूनिट वेक्टर है वो अपने पास है बीटा कैप। और ये बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रही है ना, इसके अलोंग जो अपने पास यूनिट वेक्टर है वो अपने पास है गामा कैप। इस एक्सिस के अबाउट जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का, उसको मैं आई अल्फा बोल रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का, उसको मैं आई बीटा बोल रहा हूँ। और इस एक्सिस के अबाउट जो कि बाहर की तरफ आ रही है, इस एक्सिस के अबाउट जो अपने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको मैं आई गामा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं एल वेक्टर लिखना चाहूँ तो एल वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर कैसे, आई एल्फा ओमेगा एल्फा एल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। तुम देख सकते हो ये लिख रखा है अपन ने। अगर अपनी वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो अपन ऐसे एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं पॉइंट ओ के अबाउट। अब तुम देखो ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि आई एल्फा तो तुम्हारा 0 होगा, ये तो तुम्हें देख के पता चल रहा होगा। बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। आई बीटा तुम्हारा मेरे हिसाब से ml स्क्वायर बाय 3 के बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल ये वाली जो एक्सिस है ना, कौन सी, ये वाली जो एक्सिस है तुम्हारे बिल्कुल एज से पास कर रही है। ठीक है, और सिमिलर वे में ये वाली जो एक्सिस है जो कि बाहर की तरफ निकल रही है, ये भी बिल्कुल एज से पास कर रही है। तो जो तुम्हारा आई गामा है वो भी तुम्हारा ml स्क्वायर बाय 3 होगा। ठीक है, अब तुम देखो इधर तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी है रॉड का वो तुम्हारा किस तरफ है, वो तुम्हारा इस तरफ है, वो तुम्हारा किधर है, इस तरफ है। तो इसको अपन दोबारा बना लेते हैं ताकि अपन को बढ़िया तरीके से समझ आए। एक मैंने ऐसे माना था,
एक मैंने ऐसे माना था, सही है, और एक मैंने बाहर की तरफ आते हुए माना था। और जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो तुम्हारा इस तरफ है। ये वाला जो एंगल है वो अपने को थीटा दे रखा है, ये अपने पास 90 डिग्री होगा। कौन सा वाला, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ ताकि बढ़िया तरीके से समझ आए। तुम देखो ये अपने पास 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब तुम देखो इधर, ओमेगा का बीटा कैप के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहेगा वो कितना आएगा अपने पास, ओमेगा का बीटा कैप के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है अपने पास ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ओमेगा साइन थीटा। तो ये अपने पास किसके बराबर होगा, ओमेगा बीटा के बराबर होगा। ओमेगा का एल्फा कैप के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, भाई तुम्हारा ये एल्फा कैप इस तरफ ही तो है, ठीक है, तो ये अपने पास आएगा कुछ ऐसे, जो कि कितना होगा, ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ओमेगा कॉस थीटा। तो जो तुम्हारा ओमेगा एल्फा होगा वो माइनस का ओमेगा कॉस थीटा के बराबर होगा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एल्फा कैप के अपोजिट डायरेक्शन में। और तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ओमेगा गामा है वो जीरो होगा। भाई ये ओमेगा तो तुम्हारा ये स्क्रीन के प्लेन में है ना, और जो तुम्हारा ये गामा कैप है वो स्क्रीन के प्लेन के बाहर है, मतलब बाहर की तरफ है। तो इस ओमेगा का गामा कैप के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए ओमेगा गामा कितना लिख रहा हूँ मैं, जीरो लिख रहा हूँ। तो यहाँ से तुम देखो, अगर मैं एल वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, तो सबसे पहले आई एल्फा, तो आई एल्फा जीरो हो गया, ठीक है, तो पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप, तो आई बीटा कितना अपने पास, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा बीटा कितना अपने पास, ओमेगा साइन थीटा, और ये बीटा कैप लगा दिया मैंने, प्लस अब तुम देखो आई गामा की वैल्यू तो है एम एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन ओमेगा गामा कितना है, वो जीरो है, तो तीसरा वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा जो एल वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है अपने पास एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा साइन थीटा और बीटा कैप। बीटा कैप कैसा है तुम्हारा, बीटा कैप बेसिकली तुम्हारा इस तरफ है, तुम देख सकते हो, तो इस तरफ आ रहा है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, और वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा साइन थीटा। क्या पिछले वाले केस में भी ऐसा था, बिल्कुल एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा साइन थीटा, और तुम्हारा कुछ ऐसा ही था देखो। तो यार ये तो बिल्कुल सही है, देखो कितना फटाफट सॉल्व हो गया है, ठीक है, मतलब ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है यार। अब तुम देखो इधर, मैं एक और केस ले रहा हूं, जैसे मेरे को इस वाले केस में है ना, इस पूरे सिस्टम का है ना एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है पॉइंट ओ के अबाउट। तो जैसे मैं सिंगल सिंगल लेके भी कर सकता हूँ, जैसे इस वाली रॉड का इस तरफ आएगा, कितना आएगा वो अपने पास है, ये अपने पास आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा, और इस वाली रॉड का आएगा अपने पास इस तरफ, जो कि कितना आएगा अपने पास, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा। अब इसके मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ दोनों के, मतलब ये भी अपने पास रॉड है जिसका मास एम और लेंथ एल, ये भी अपने पास रॉड है जिसका मास एम और लेंथ एल, और ये कोनिकल पेंडुलम वाला मोशन परफॉर्म करिए दोनों रॉड, ठीक है। तो अब तुम देखो इधर, ये वाला एंगल अपने पास थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल अपने पास कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इस तरफ कंपोनेंट कितने का आएगा, तो इसको मैं एल लिख रहा हूं, तो ये अपने पास आएगा एल साइन थीटा, और ये अपने पास आएगा एल कॉस थीटा। सिमिलर वे में ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मैं कंपोनेंट कर रहा हूं, तो ये अपने पास आएगा एल साइन थीटा, और ये अपने पास आएगा एल कॉस थीटा। तो ये वाला एल कॉस थीटा और ये वाला एल कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और एल साइन थीटा और एल साइन थीटा जुड़ गए हैं। तो जो तुम्हारा टोटल आया वो कितना आ गया, 2l साइन थीटा, और किस तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे। तो 2 इंटू एल को कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। तो ये अपने पास आ रहा है कितना,
2ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो अपने पास इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, और डायरेक्शन अपना इस तरफ। यहाँ पर तुम देख सकते हो हेयर एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। इसको अपन एक और मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो कि पॉइंट ओ से पास कर रही है। तो मेरे को लगता है वो सिमेट्रिक एक्सिस मेरी है। इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा मास है ना वो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इधर है वैसे ही इधर है, तुम देख सकते हो। तो बाकी की जो दो एक्सिस होंगी वो कैसी होंगी, तो एक मैं ऐसी बना लेता हूँ, ठीक है, और एक किधर होगी, एक तुम्हारी बाहर की तरफ आती होगी, दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग मैं बोल रहा हूँ अल्फा कैप, इसके अलॉन्ग बीटा कैप, और बाहर की तरफ आती हुई को गामा कैप। तुम देख लो, तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी है ना वो तुम्हारी बीटा कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, सारी की सारी। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि ओमेगा अल्फा 0 होगा, ओमेगा गामा भी 0 होगा, और ओमेगा बीटा ही तुम्हारा ओमेगा के बराबर होगा। यहाँ पर मेरे को आई अल्फा आई गामा से मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बताता हूं मैं। मेरे को तो बस आई बीटा से मतलब है। आई बीटा की लिखी होगी तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा। तो मेरे हिसाब से ये शायद तुमने पढ़ रखा होगा कि जैसे ये एक्सिस है, ये अपनी रॉड है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रॉड अपनी कुछ ऐसे रोटेट हो रही है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था वो आता था अपने पास ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ रखा होगा तुमने। तो आई बीट अपने पास कितना होगा, तो इस वाली रॉड का ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, इस वाली रॉड का भी ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 इंटू ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। सही। अब तुम देखो, अगर तुम्हें लिखना है कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पॉइंट ओ के अबाउट, तो कैसे लिखोगे तुम, आई अल्फा ओमेगा अल्फा अल्फा कैप प्लस आई बीटा ओमेगा बीटा बीटा कैप प्लस आई गामा ओमेगा गामा गामा कैप। अब यहाँ पर तुम देखो तुम्हारा जो ओमेगा गामा है वो 0 है, तो ये 0 हो गया। तो अब आई गामा की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी, तुम्हारा ओमेगा अल्फा 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो क्यों करनी है ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट, बस जिससे मतलब है। तो क्या है अपने पास, ये 2/3 ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा बीटा, जो कि कितना है ओमेगा है, और डायरेक्शन बीटा कैप के अलॉन्ग। तो ये अपने पास क्या रहा है, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अपना ये बीटा कैप के अलॉन्ग ही आ रहा था, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट सही है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तुम देख सकते हो। अब तुम देखो जैसे इस वाले केस में, ये जो अपने पास केस है, तो इसमें जो मेरा पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन मेरे को पता ही है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस रॉड का, तो एल अबाउट द एक्सिस, तो ये होता है अपने पास आई अबाउट द एक्सिस इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास आएगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ चुका है रॉड का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट। और यहाँ पर तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ये एल एक्सिस होगा जो तुम्हारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और पॉइंट ओ के अबाउट जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आ रहा था वो कुछ ऐसे आ रहा था। तो ये जो तुम्हारा एल एक्सिस है ना वो एलओ का ही कंपोनेंट है। भाई मैं बताता हूँ, जैसे सपोज ये वाला एंगल थीटा था, तो ये तुम्हारे पास 90 डिग्री था, ये तुम्हारे पास कितना होगा, ये तुम्हारे पास होगा 90 माइनस थीटा। तो जो तुम्हारा ये एल एक्सिस है ना वो तुम्हारा देखना तुम एल ओ कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि जब तुम ये एल ओ के कंपोनेंट करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा एल ओ साइन थीटा और इस तरफ आएगा एल ओ कॉस थीटा।
सही है। अब जैसे जैसे रॉड ये घूम रही होगी ना, तो ये एल ओ साइन थीटा तो तुम्हारा फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ये एल ओ कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है ये तो फिक्स रहेगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये एल ओ कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है ना, वो बदलता रहेगा। आ रहा समझ तुम्हें? तुम्हारा ये रोटेट होता रहेगा ना, ये एलो वेक्टर, मतलब ये कोनिकल टाइप ऐसे मतलब बना रहा होगा। तो ये एलो साइन थीटा तो एकदम फिक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। एलो कॉस थीटा तुम्हारा मैग्नीट्यूड में फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में वेरी करता रहेगा। ठीक है। तो ये जो एल एक्सिस होगा वो एल ओ का बेसिकली कंपोनेंट होगा, जो कितना होगा एल ओ साइन थीटा के बराबर होगा। एल ओ की वैल्यू देखो कितनी थी, एल ओ की वैल्यू तुम्हारे पास थी एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन थीटा इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा, क्या रहा अपने पास ये एम एल स्क्वायर बाय थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, देख सकते हो ये है। और कुछ समझ कि एंगुलर मोमेंटम जब अपन एक्सिस के अबाउट निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम अपन किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। लेकिन इस वाले केस में तुम देखो, इस वाले केस में पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो अपने इस तरफ मतलब कुछ ऐसा आ रहा है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, तो क्या लिखोगे एल एक्सिस इंटू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। और आई एक्सिस कितना लिखोगे 2/3 एम एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास एल एक्सिस आ रहा है, तो एल एक्सिस का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास 2/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो ये अपने पास ये हेलो के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पर तुम देखो एल एक्सिस और एलओ सेम है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम निकालो या इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, बात एक ही है। ऐसा क्यों भाई कि इसमें अलग आ रहा है और इसमें अपना सेम आ रहा है? वो इसलिए है क्योंकि इस वाले केस में, इस वाले केस में अपने पास इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मास सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। भाई मास तो केवल इधर है ना, इधर तो है ही नहीं, तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मतलब ये सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है। लेकिन इस वाले केस में तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट जो मास है ना, वो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, मतलब ये सिमेट्रिक एक्सिस है। तो अगर तुम्हारा जो पॉइंट है ना वो सिमेट्रिक एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो या उस एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, बात एक ही है। आ रहा है तुम्हें समझ में क्या बोल रहा हूं? तुम उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो अगर तुम्हारी वो एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस है तो, या फिर उस एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो सेम बात आएगी। तो इसमें वो सेम बात थी, लेकिन इसमें वो सेम बात नहीं थी। किसमें? इसमें वो सेम बात नहीं थी क्योंकि ये वाली एक्सिस अपनी सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली एक्सिस अपनी सिमेट्रिक एक्सिस है। तो यहां पर अपना ये जो होता है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म होता है। और ये तो वही कि एल एक्सिस अपना किसके बराबर होगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा वेक्टर। सही, ये जो तुम पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा कि एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट, दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को जहां तक पता है इतने डिटेल में नहीं बताया जाता है। और ये अपना बिल्कुल बेस होगा वो डबल डिस्क वाला प्रॉब्लम करने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो वो डबल डिस्क वाला प्रॉब्लम तुम नहीं कर सकते अच्छी तरीके से सॉल्व। तो ये पता होना जरूरी है। चलो, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं तो बस ये रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।